डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर कोई धन आवेश स्वतंत्र रूप से पृथक्कृत विचरण कर सकता है। जब किसी वस्तु को रफ करके उसमें आवेश उत्पन्न किया जाता है और उसे किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा उस आवेश पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। उस वैद्युत बल कार्य करने की दिशा को प्रदर्शित करते हुए यदि हम एक पथ बनाएं तो काल्पनिक रूप से जो पथ तैयार होता है वही वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। इन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के निम्न गुण हैं जिनको हम क्रमानुसार पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। जैसा कि गाइज आपको फिगर में दिखाया गया है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से निकलती हैं वह आवेश कैसा होता है। एक तो हम ये पहले क्लियर कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से निकलती हैं वह आवेश सदैव धन आवेश ही होता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धन आवेश से चलना प्रारंभ होती हैं और जब चल करके जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती हैं वहाँ पर आवेश गाइज कैसा होता है, वहाँ पर आवेश ऋण आवेश होता है। तो हमको एक बात क्लियर होती है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ से चलना प्रारंभ करती हैं वहाँ पर आवेश धन आवेश होता है, या इसका उल्टा कहें कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धन आवेश से चलना प्रारंभ करती हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ पर समाप्त होती हैं, एंड होती हैं, वहाँ पर आवेश ऋण आवेश होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धन आवेश से इस प्रकार से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं और फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश से धन आवेश की ओर नहीं जाती हैं। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत या तो आपतित होती हैं या किसी पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलती हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं देखें चित्र में धन आवेश से निकलकर पृष्ठ के लंबवत अपने लंबाई के लंबवत दूर हटती जाती हैं और अपने लंबाई के अनुदिश फिर सिकुड़ने का प्रयास करती हैं और ऋण आवेश में अंततः आकर समाप्त हो जाती हैं। इससे हमको गाइज कई निर्णय मिलते हैं। एक तो ये मिला कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरी बात, अगर केवल और केवल एकल धनावेश हो अर्थात उसके समीप में कोई ऋणावेश अगर नहीं है तो एकल धनावेश से निकलने वाली ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत की ओर समाप्त होती हैं और अगर एकल ऋणावेश है तो ये रेखाएं अनंत से चलकर ऋण आवेश की ओर समाप्त होती हैं। ये रेखाएं ऋण आवेश से आकर धन आवेश की ओर नहीं जाती। ये गाइज हमको ऊपर जानकारी प्राप्त है कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह सदैव और सदैव धन आवेश से ही चलना प्रारंभ करती हैं, अतः वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी ऋण आवेश से निकलेंगी नहीं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी ऋण आवेश से निकलना संभव नहीं हो सकता। तो ये रेखाएं ऋण आवेश से आकर धन आवेश की ओर नहीं जाती, अतः स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, क्योंकि गाइज यहाँ धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं और पुनः ऋण आवेश से धन आवेश की ओर नहीं आती, अतः इनका एक क्लोज्ड पाथ नहीं बनता। ये केवल धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं और फिर ऋण आवेश से धन आवेश की ओर नहीं जाती, तो यहाँ पर इनका कोई पथ नहीं है, अतः यह केवल धन आवेश से ऋण आवेश पर ऐसे और इधर धन आवेश ऋण आवेश पर ऐसे, अर्थात ये सर्किल कंप्लीट सर्किल ऐसे नहीं बनाती कि यहाँ से निकल कर ऐसे आएँ और यहाँ से फिर घूम करके ऐसे चली जाएँ, यह ऐसा संभव नहीं है। अतः स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो कभी बंद लूप नहीं बनाती हैं। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर इस दशा में दो स्पर्शिंग खींची जा सकती हैं। जैसे गाइज अगर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हों, जैसे एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ये है और दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा अगर इसी प्रकार से ऐसे बना दी जाए तो जहाँ पर ये काटेंगी इनके कटान बिंदु पर हम दो स्पर्शी खींच सकते हैं। एक इस रेखा पर स्पर्शी खींच सकते हैं और एक ऊपर वाली रेखा पर स्पर्शी खींच सकते हैं। तो अगर इस वाली रेखा पर स्पर्शी खींचते हैं तो इसकी दिशा इधर की ओर बनेगी और अगर ऊपर वाली रेखा पर स्पर्शी खींचते हैं तो इसकी दिशा इधर की ओर बनेगी। अतः एक ही बिंदु पर वैद्युत बल की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। तो दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर इस दशा में
दो स्पर्शी खींची जा सकती हैं जो कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की या वैद्युत बल की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी, किंतु एक बिंदु पर वैद्युत बल की केवल एक ही दिशा होती है। एक बिंदु पर वैद्युत बल की केवल एक ही दिशा हो सकती है, अतः यह असंभव है। क्या असंभव है? कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, है ना, कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। क्यों नहीं काटेंगी, ये बात हमने अभी आपको फिगर में ड्रा करके बताया कि अगर एक वैद्युत बल रेखा ऐसे है और दूसरी बल रेखा इसी को काटे तो उनके कटान बिंदु पर इस रेखा पर एक स्पर्शी खींची जा सकती है और इस रेखा पर भी एक स्पर्शी खींची जा सकती है। तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्शी खींचे जाने का मतलब है कि एक ही बिंदु पर वैद्युत बल की दो दिशाएं बन जाएंगी, है ना। जबकि बताया गया है किंतु एक ही बिंदु पर वैद्युत बल की केवल एक ही दिशा हो सकती है, अतः यह संभव नहीं है। अतः वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं हैं, यह भी इनका एक गुण है। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। पॉइंट नंबर 7, ये रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश कम होने अर्थात सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अगर एक धन आवेश है, ऐसे दिखाया गया है, एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, तो धन आवेश अगर ऋण आवेश हैं तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये रेखा अपने लंबाई के अनुदिश लॉन्गिट्यूडिनल अपने लंबाई के अनुदिश कम होने का अर्थात घटने का प्रयत्न करती है। तो घटने का प्रयत्न करती है मतलब ऐसे एक ये धन आवेश है, ऋण आवेश है, तो दोनों के बीच की दूरी कम होती है और दोनों के बीच की दूरी कम होने का तात्पर्य है कि इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश कम होने अर्थात सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, जिससे स्पष्ट है कि विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। अगला पॉइंट है, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं, तो जैसे जैसे आपने देखा है पीछे इसमें कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे जैसे बनती जाती हैं तो अपने लंबाई के लंबवत दिशा में देखें दूर हटती जाती हैं। जैसे और तीसरी रेखा बनाएंगे और दूर से जाएगी, चौथी रेखा बनाएंगे और दूर से चली जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण होता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ पर सघन होती हैं, नीचे फिगर में दिखाया गया है कि जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की लाइनें पास पास में हैं, तो जहाँ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल और जहाँ रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ पर परस्पर समांतर व समान दूरी पर हों, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ पर परस्पर समांतर, लास्ट में दिखाया गया ये कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर परस्पर समांतर हैं, उनके बीच की दूरी भी समान है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ पर परस्पर समांतर व समान दूरी पर अर्थात समदूरस्थ होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये प्रबल वैद्युत क्षेत्र है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जहाँ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। और जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर हों और उनके बीच की दूरी भी एक समान हो तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसी कारण वहाँ किसी द्विध्रुव को रखने पर वह रेखीय गति नहीं करता, बल्कि बल आघूर्ण के कारण घूर्णन गति करता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक समान है तो एक समान बल लगाएगा। तो धन आवेश पर बल लगेगा बाहर की ओर और ऋण आवेश पर बल लगेगा अंदर की ओर। अर्थात एक बल बाहर की ओर लग रहा है, एक बल उतना ही अंदर की ओर लग रहा है। चूँकि दोनों बल परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, तो हम लोगों ने कक्षा 11 में सदिश योग पढ़ा था कि जब दो बराबर और विपरीत सदिश होते हैं तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और उनका परिणामी बल शून्य हो जाता है। तो जब परिणामी बल शून्य हो जाएगा तो कोई रेखीय गति नहीं करेगी, क्योंकि कोई वस्तु रेखीय गति कब करती है? जब उस पर कोई नेट फोर्स कार्य करता है। और यहाँ पर चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक समान है तो धन आवेश ऋण आवेश दोनों पर लगने वाला बल भी एक समान होगा और विपरीत दिशा में होगा, तो एक दूसरे को निरस्त करते हैं, परिणामी बल शून्य होता है, अतः वो रेखीय गति नहीं करता। उसमें एक बल आघूर्ण बलयुग्म बन जाता है
और बलयुग्म बनने के कारण उसमें बलाघूर्ण कार्य करता है, बलाघूर्ण के कारण वह द्विध्रुव घूर्णन गति करता है। यह क्वेश्चन भी कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि अगर यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रख दिया जाए तो द्विध्रुव की गति कैसी होगी, तो द्विध्रुव की गति घूर्णन गति होगी, वह द्विध्रुव रेखीय गति नहीं करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट गाइज, यदि वैद्युत क्षेत्र एक समान न हो, अगला क्वेश्चन, यदि वैद्युत क्षेत्र एक समान न हो अर्थात असमान वैद्युत क्षेत्र हो और वहाँ द्विध्रुव रखा जाए, तो यदि वैद्युत क्षेत्र एक समान न हो अर्थात असमान हो तो वहाँ द्विध्रुव रखने पर द्विध्रुव का जो द्रव्यमान केंद्र तो रेखीय गति करता है। लिखा गया है कि यदि वैद्युत क्षेत्र एक समान न हो अर्थात असमान हो तो वहाँ द्विध्रुव पर अगर द्विध्रुव रखा जाए तो वहाँ द्विध्रुव रखने पर द्विध्रुव का द्रव्यमान केंद्र तो रेखीय गति करता है तथा साथ साथ द्विध्रुव बलाघूर्ण के कारण घूर्णन गति भी करता है। अर्थात अगर गाइज एक समान वैद्युत क्षेत्र ना हो, असमान वैद्युत क्षेत्र हो, तो अगर एक प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश पर अगर असमान चूंकि वैद्युत क्षेत्र है तो कहीं पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, कहीं पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। जहां प्रबल वैद्युत क्षेत्र है मान लो 10 न्यूटन का बल लगाता है, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र है वो विपरीत दिशा में 6 न्यूटन का बल लगाता है, तो सदिश योग के नियमानुसार एक बल 10 न्यूटन का इधर की ओर लग रहा है और 6 न्यूटन का बल उसके विपरीत दिशा में इधर की ओर लग रहा है, तो इनका परिणामी चूंकि विपरीत सदिश हैं तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन बराबर 4 न्यूटन धनावेश की ओर लगने लगेगा। इस प्रकार इसमें चूंकि कुछ नेट फोर्स कार्य कर रहा है और जब किसी वस्तु पर नेट फोर्स परिणामी बल कार्य करता है तो वह वस्तु रेखीय गति करती है। F बराबर यमय के अनुसार उसमें एसिलेरेशन उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा और वस्तु रेखीय गति करने लगेगी। तो जो उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होगा वो रेखीय गति करेगा। जैसे ये द्विध्रुव है, इस पर यहाँ पर 10 न्यूटन का बल लग रहा हो, इधर 6 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का बल इधर की ओर, 6 न्यूटन का बल विपरीत दिशा में इधर की ओर लग रहा हो, तो जो इस पर 4 न्यूटन का परिणामी बल लगेगा, 10 न्यूटन इधर की ओर है, 6 न्यूटन इधर की ओर है, तो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण परिणामी बल बड़ा बल माइनस छोटे बल से 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन बराबर 4 न्यूटन इधर की ओर कार्य करेगा। तो यह जो वस्तु है द्विध्रुव मान लेते हैं इसको, एक ये पेन द्विध्रुव के रूप में है, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र सेंटर में होगा वो रेखीय गति करेगा और साथ साथ जो इसमें बलाघूर्ण कार्य करेगा वो बलाघूर्ण इसको घुमाने का भी काम करेगा। तो इस प्रकार से ये ऐसे गति करेगा कि यहाँ पर अगर है तो इसका जो मध्य बिंदु है द्रव्यमान केंद्र वो तो रेखीय गति करेगा ऐसे, और बलाघूर्ण के कारण ये पेन घूमेगा भी, मतलब द्विध्रुव घूमेगा भी। तो इस प्रकार से यह जो द्विध्रुव होगा असमान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव इस प्रकार से ऐसे गति करता है कि यहाँ से चल के ऐसे आया और ऐसे घूमा भी। तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन में द्विध्रुव कैसी गति करता है, रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। 2 क्वेश्चन हुए कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसकी गति किस प्रकार की होगी, तो उसकी गति केवल और केवल गाइज घूर्णन गति होगी, वह रेखीय गति नहीं करता क्योंकि उस पर बराबर व विपरीत दिशा में बल लगते हैं जो कि एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। परिणामी बल शून्य होने के कारण उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता और रेखीय गति नहीं करता है। जबकि अगर उसी वैद्युत द्विध्रुव को असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें परिणामी बल कार्यरत होने के कारण उसका द्रव्यमान केंद्र रेखीय गति करता है तथा द्विध्रुव पर बलाघूर्ण के कारण वह घूर्णन गति भी करता है। तो द्विध्रुव रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करता है, कहाँ, असमान वैद्युत क्षेत्र में। और एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो इसका उत्तर क्या होगा, वो केवल और केवल घूर्णन गति करता है, रेखीय गति नहीं करता। अब गाइस हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ऐसा वैद्युत निकाय जिसमें परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत, जैसे फिगर में दिखाया गया है कि इस धन आवेश है जिसका परिमाण क्यू है और ये ऋण आवेश है जिसका परिमाण क्यू है, तो क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है। तो ऐसा वैद्युत निकाय जिसमें परिमाण में समान, यहाँ भी क्यू यहाँ भी क्यू, किंतु प्रकृति में विपरीत, ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। तो ऐसा वैद्युत निकाय जिसमें परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत 2 आवेश परस्पर अल्पांश दूरी, इनके बीच की दूरी को 2l से व्यक्त करते हैं। 2l का मतलब है बीच की दूरी बहुत कम है। तो ऐसा वैद्युत निकाय जिसमें परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत 2 आवेश परस्पर अल्प दूरी में अल्पांश दूरी में रखे हों, तो ऐसे वैद्युत निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय, ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय आपको दिखाया गया है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर बहुत कम दूरी पर रखे हों, परिमाण में समान है, यहाँ भी क्यू है यहाँ भी क्यू है, ये धनावेश है ऋण आवेश है, प्रकृति में विपरीत हैं। तो जो ऐसा वैद्युत निकाय जो परिमाण में समान हो, जिसमें आवेश 2 आवेश परिमाण में समान हो
किंतु प्रकृति में विपरीत हों और अल्पांश दूरी में रखे हों तो इस प्रकार बने हुए वैद्युत निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय में से किसी एक आवेश के परिमाण q और उनके बीच की अल्पांश दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से गाइस हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो ऐसा वैद्युत निकाय जिसमें परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश परस्पर अल्प दूरी में अल्पांश दूरी में रखे हों तो ऐसे वैद्युत निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा फिगर में दिखाया गया है +q -q और बीच की दूरी 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय में, जैसे ऊपर वैद्युत द्विध्रुव निकाय बना हुआ है, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय में से एक आवेश के परिमाण q व वैद्युत द्विध्रुव की अल्पांश लंबाई 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर p से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलॉम मीटर तथा विमीय सूत्र LTA है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB निकाय एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q आवेश +q आवेश परस्पर अल्पांश दूरी 2l में रखे हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P = q × 2l। एक आवेश के परिमाण और द्विध्रुव के बीच की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं और इसे वेक्टर p से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दिशा द्विध्रुव की लंबाई के अनुदिश द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश माइनस आवेश से अर्थात ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। धन्यवाद।